Markets don't always move in sync with our expectations. When a fund looks muted or volatile, the questions get real. Is this underperformance or just a normal phase? How long should investors judge it before deciding anything? And when does switching actually serve the goal they are investing for? In this conversation, Mr. Neeraj Kapoor, the founder at WealthWiser Investments, talks through a practical way to approach these questions, starting from defining the goal and time horizon, then checking the right reference points, and finally deciding whether an exit is truly needed, especially as the goal comes closer. He brings over a decade of mutual fund advisory experience along with a PG diploma in advanced financial planning and wealth management and an executive certification in international business. In this episode of Nivesh Pe Charcha, we explore when should you exit a mutual fund, a practical framework for underperformance, volatility, and switching. We discuss horizon-based evaluation, benchmark-led checks, and how to view changes like a fund manager transition in context. Let's dive in. Thank you, Neeraj ji, for joining us. It's a pleasure having you. Thank you, Sumit, for giving me the opportunity. It's completely my pleasure. Thanks to you and your team. थैंक यू. मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, जिसमें से पहला ये है कि हाउ कैन एन इन्वेस्टर टेल कि कोई फंड जिसमें वो इन्वेस्टेड है और वो पुअर परफॉर्म कर रहा है तो वो एक टेम्पररी फेज है या फिर उसे एग्जिट ले लेना चाहिए? कैसे पता चलेगा इन्वेस्टर को? देखिए, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में हम जब भी इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो हमारा सबसे क्लियर एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इन्वेस्टर को अपने बताते हैं कि जब भी मार्केट में आए या म्यूचुअल फंड्स में आए, स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स में आए, तो कहीं ना कहीं 4 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उसके बीच में वॉलेटिलिटी का फेज़ आता है। और जो इन्वेस्टर, अगर मैं करंट सिचुएशन की भी बात करूं अगर मार्केट की, तो पिछले 1-1.5 साल में जिस भी इन्वेस्टर ने मार्केट में पैसा लगाया है, कोई ख़ास ग्रोथ नहीं हुई है। हम इसीलिए बोल के चलते हैं कि 4 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़रूर रखें। अप्स एंड डाउन्स को एक तरीके से मैं कहूँ कि डाइजेस्ट करने का हमारा एक एपेटाइट ज़रूर होना चाहिए। ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करें, अप एंड डाउन को इंक्लूड करें, तो इन्वेस्टर को एक ठीक ठाक रिटर्न, अच्छा रिटर्न मिल जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 years। ओके, बट कुछ तो फंड्स होते होंगे ना जिसमें देख के लगे कि शायद अभी ये पुअर परफॉर्मेंस लंबे टाइम तक चलने वाली है। वो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देख के हमें जज करना चाहिए दैट इट इज़ द राइट टाइम टू एग्जिट? उसका तो बड़ा अच्छा एक कंपैरिजन होता है कि हर स्कीम का एक बेंचमार्क होता है। अगर कोई पर्टिकुलर स्कीम अपने बेंचमार्क को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बीट नहीं कर पा रही है ड्यू टू वट एवर फैक्टर्स, देखिए हर फंड मैनेजर की एक डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है। वो किसी सेक्टर पे ज़्यादा इन्वेस्टेड रहता है, किसी सेक्टर पे वो कम इन्वेस्टेड रहता है, और उसको अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से लग रहा है फॉर एग्जांपल कि लेट्स से आईटी नहीं चलेगा या फार्मा नहीं चलेगा, उसमें से पोजीशंस वो कट डाउन कर रहा है और किसी फर्दर सेक्टर में वो पोजीशंस बढ़ा रहा है। लेकिन कभी कभी कॉल गलत हो जाते ही है। देखिए, ह्यूमन एरर भी होते हैं। फंड मैनेजर इवन डजंट नो दैट व्हेन इट इज़ द दैट हाउ ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मार्केट इज़ गोइंग टू परफॉर्म और नॉट। तो उस चीज़ में हम ये ज़रूर देखते हैं कि इंडेक्स ने क्या रिटर्न दी है, फंड ने क्या रिटर्न दी है। हम ज़रूर इस चीज़ की एक तरीके से आप कह लीजिए जांच करते हैं कि कहीं कोई कॉल गलत तो नहीं हुई है और क्या फंड मैनेजर ने जो करेक्शंस करने थे वो पोर्टफोलियो में हो गए हैं कि नहीं हुए हैं। तो वो एक ज़रूर एक फैक्टर रहता है परखने का स्कीम को कि या फंड हाउस को कि कैसी उसने परफॉर्मेंस दी है एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स। और अगर थोड़ा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो अंडर परफॉर्मेंस रहती है तो ज़रूर एक चांस बनता है कि कस्टमर को वहाँ से एग्जिट कराया जाए और किसी बेटर परफॉर्मिंग स्कीम के अंदर मूव कराया जाए। सर, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो आपने बोला वो कितना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम देखें? मतलब एक रफ आइडिया, मतलब आई एम श्योर देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन नहीं बिहाइंड नहीं, दिस। मैं आपको थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट तो खैर नहीं कोई भी बता सकता सुमित जी, बट म्यूचुअल फंड्स में जब भी कोई इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आए तो
4 से 5 साल का मिनिमम होराइजन इन्वेस्टमेंट का ज़रूर लेके आए। 1-2 साल के अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, कस्टमर का कोई ख़ास ग्रोथ नहीं आई है पोर्टफोलियोज़ में, तो मेरा एक्सपेक्टेशन अपने इन्वेस्टर से पहले ही सेट होता है कि 4 टू 5 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़रूर रखें जब भी वो फाइनेंशियल मार्केट्स में स्पेसिफिकली इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स के लिए आ रहे हैं। बट सर अगर कोई DIY कर रहा है, ठीक है, और उसने कोई फंड ले लिया, तो वो कैसे जज करेगा कि उसने जो लिया है फंड वो ठीक लिया है एंड इट इज़ गोइंग टू फुलफिल हिज गोल? तो इसमें क्या तो स्टैंडर्ड चेक करेंगे वो? तो इसमें सुमित जी देखना सबसे ज़रूरी ये होता है कि उस फंड का, फंड हाउस का या फंड मैनेजर का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस वाइज कैसा रहा है। ओके। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, एंड इन मार्केट्स एक्चुअली इन शॉर्ट टर्म फ्यूचर परफॉर्मेंसेस कोई भी गारंटी इन म्यूचुअल फंड्स नहीं कर सकता। तो उसमें सिर्फ एक आइडिया लगाने के लिए कि फंड हाउस कैसा परफॉर्म कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर्स, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ओके। फंड हाउस का ट्रैक रिकॉर्ड या फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कि उसने क्या डिलीवर करा है, उसके बेसिस पे अगर आप एक अच्छा डाइवर्सिफाइड फंड उठा रहे हैं उस फंड हाउस का इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि डाइवर्सिफाइड फंड ओवर अ sectoral fund is a much better choice to go for your goals in mind, which are maybe child education कह लीजिए या रिटायरमेंट कह लीजिए। तो उस चीज़ में आपका गोल डिफाइन होना चाहिए और परफॉर्मेंस ज़रूर एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत एक कंफर्ट प्रोवाइड कराता है कि फंड हाउस या फंड मैनेजर जो है उसने ये एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है परफॉर्मेंस का। एंड जैसे कोई फंड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल अगर हो जाता है, तो किस तरीके से एक इन्वेस्टर डिसाइड करे कि उसको रहना चाहिए या फिर उसको अपनी नीड्स को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एडजस्ट करना चाहिए? देखिए नीड्स को और वांट्स को या गोल्स को एडजस्ट करने के लिए माइंड में क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है कि अगर मेरा गोल लॉन्ग टर्म का है, जैसे मैंने कहा कोई यंग इन्वेस्टर है, लेट्स से 30s में है, तो उसके लिए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ज़रूरी होगा कि अपनी चाइल्ड एजुकेशन के लिए वो कॉर्पस इकट्ठा करे और 20-25 साल बाद डाउन द लाइन उसके लिए रिटायरमेंट भी एक ज़रूरी गोल आएगा। तो उस चीज़ में जहाँ तक सवाल रहता है चेंजेस का, उस स्ट्रैटेजी में चेंजेस, एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड ऑफ अ गुड फंड हाउस, जनरली आई डोंट फील दैट देर इज़ एनी नीड टू मेक एनी स्पेसिफिक चेंज इन द टाइप ऑफ स्कीम। सेक्टोरल फंड्स में ज़रूर एक तरीके से अप एंड डाउन या वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, चांसेस ऑफ मेकिंग मनी भी रहते हैं, बट मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टर को डाइवर्सिफाइड फंड चूज़ करके उसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट्स का टाइम देना चाहिए। उस हिसाब से मैं कहूँगा उसकी एक सुखद जर्नी रहेगी अगर उसका होराइजन क्लियर है, उसके गोल्स क्लियर है। देखिए लिक्विडिटी की तो आप भी जानते हैं सुमित जी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम है नहीं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, यू करेक्ट। कैन एग्जिट वेन एवर यू वॉन्ट इन म्यूचुअल फंड्स, but we are of very clear mind, and that ways we set an expectation right away कि आप वही फंड यहाँ पे डालें जो आपका फंड सरप्लस है। आप वो फंड ना यहाँ पे डालें कि आपको 3 महीने में ज़रूरत पड़ जाएगी या 6 महीने में ज़रूरत पड़ जाएगी। हम उस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स कस्टमर को कैटेगरिकली मना कर देते हैं। तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इस तरीके की समस्या नहीं आती है सुमित जी, परफॉर्मेंस को लेके या गोल्स चेंज को लेके, वो एक तरीके के कस्टमर के माइंड में फिक्स्ड होते हैं गोल्स जो होते ओके हैं। नीरज जी। और नीरज जी, किस तरीके के लाइफ चेंजेस या फिर गोल चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस होने पर एक इन्वेस्टर को अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रीवैल्यूएट करना चाहिए? देखिए ये बहुत ही आपने उचित सवाल पूछा है सुमित जी। इसके अंदर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमारा गोल नज़दीक आता रहता है, तो उस पोजीशन में या उस सिचुएशंस में हमें कहीं ना कहीं इक्विटी से या इक्विटी म्यूचुअल फंड से मूव होके हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट्स जर्नी को अपना कंटिन्यू करा है 10 साल 15 साल और मुझे लग रहा है कि मेरा गोल जो है नज़दीक आने वाला है। देखिए कोविड किसी को नहीं पता था कब होगा कैसे होगा, तो उस टाइम पे अगर मार्केट ने देखी होगी करेक्शन आपने देखी होगी तो काफ़ी स्टीप करेक्शन थी।
तो इसका एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया कि अगर किसी ने 10-15 साल की इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी करी है और उसका गोल नज़दीक आ गया है और उस टाइम पे कोविड आ जाता है मार्केट के अंदर, तो वो तो क्रैश होगा पूरा पोर्टफोलियो। तो समझाने की मैं कोशिश ये कर रहा हूँ सुमित जी कि अगर आपका गोल नज़दीक है, तो उस चीज़ में आपका साल 2 साल पहले कहीं न कहीं आप इक्विटी से दूर रहिए। थोड़ा डेट फंड, सेफ ऑप्शंस की तरफ आइए। मे बी सेफ से मतलब देखिए वॉलेटिलिटी तो हर जगह ही होती है अगर आप म्यूचुअल फंड्स में आ रहे हैं, बट एज़ कम्पेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड थोड़ा कम वॉलेटाइल रहता है। डेट कह लीजिए या आर्बिट्राज कह लीजिए। डेट में भी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं गुड फंड हाउसेस के साथ इन्वेस्ट करूं जहां पे, क्योंकि अगर आपको याद होगा डेट का फियास्को भी आया था मार्केट के अंदर, कुछ फंड हाउसेस में डेट में प्रॉब्लम्स आई थी। तो उसमें अच्छे फंड हाउसेस स्पेशली लिक्विड जहां पे सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आर्बिट्राज फंड्स हो गए जहां पे वॉलेटिलिटी कंपेयर टू इक्विटी इज लेस। ओके। और सर जैसे नीरज जी, मेरा कहने का क्या मतलब है कि जैसे किसी की शादी हो गई या फिर किसी को अपने हिसाब से लगता है कि पेरेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, इस तरीके से जब गोल्स में चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंज, तब किस तरीके से म्यूचुअल फंड में चेंजेस लाने चाहिए? देखिए जहाँ तक पेरेंट्स की आपने बात करी कि मैं सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस की बात करूँगा, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स के ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, वो जो नीड पूरी होती है वो कहीं न कहीं एक हेल्थ इंश्योरेंस से पूरी होती है। उसमें म्यूचुअल फंड की अगर अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, तब तो आप लिक्विडेट कर ही सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मदर पेरेंट्स के या कोई आप प्लान कर रहे हैं कि, क्योंकि इस तरीके की बीमारी जो होती है ना वो अर्जेंसी मतलब इमीडिएट बेसिस पे एकदम से नहीं आती है। अगर क्योंकि माता पिता की कोई बीमारी चली है तो उस गोल के लिए सेविंग्स इसके थ्रू ना करें, उसके लिए आप इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस पे ज़्यादा निर्भर रहें। वो आपको एक अच्छा कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस ले, वो रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ से नहीं हो पाएगी। यहाँ से जो पूर्ति होगी आपकी गोल्स की, इट इज़ थ्रू, I mean, it is for child education, retirement, luxury car, house, that ways. नीरज जी, अब बात करते हैं कि जब एक इन्वेस्टर अपना फंड स्विच करने की सोचता है, तो वहाँ पे कितना बड़ा फैक्टर है कि फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज हो गया है या फिर फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर चेंज हो गया है। ये दो चीज़ें कितना ज़्यादा मैटर करती हैं वाइल डिसाइडिंग वेदर टू एग्जिट और नॉट? सुमित जी, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। फंड मैनेजर का चेंज होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जितने भी बड़े फंड हाउसेस हैं, ये सारे चलते हैं प्रोसेस ड्रिवन। तो ओके। जहाँ पे प्रोसेस डिफाइन हो जाता है ना, तो उस केस में फंड मैनेजर का मूव आउट करना इतना कोई बड़ा रोल प्ले करता नहीं है, क्योंकि देखिए हम सब ग्रोथ के लिए काम करते हैं। तो अगर किसी भी फंड मैनेजर को कोई ग्रोथ का ऑप्शन मिल रहा है तो वो मूव करेगा ही, बट कंपनी उसके ऊपर या फंड हाउस जो है वो उसके ऊपर डिपेंड ना रहने के लिए प्रोसेसेस को डिफाइन कर देता है। तो अगर प्रोसेसेस क्लियर हैं आपके, तो जो नया फंड मैनेजर भी आएगा, जो प्रोसेसेस डिफाइन है वो उसी को फॉलो करेगा। सो दैट वेज मुझे कोई लगता नहीं है वो कोई इतना गंभीर मुद्दा रहता है फंड परफॉर्मेंस को लेके। नीरज जी, किस तरीके की चेकलिस्ट एक इन्वेस्टर के पास होनी चाहिए टू डिसाइड वेदर टू एग्जिट अ फंड और नॉट, या फिर स्विच करने के लिए भी? देखिए एग्जिट की सिचुएशन सुमित जी तभी आती है यूजुअली म्यूचुअल फंड्स में कि या तो कस्टमर को कोई पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, या उनका कोई कोई गोल नज़दीक आ गया है, तो उनको एग्जिट करना ही करना है। अब किसी कस्टमर ने या किसी क्लाइंट ने 5-7 साल 10 साल इन्वेस्टेड करा, लेट्स से एक अच्छे घर के लिए, बड़े घर के लिए, और उसका गोल नज़दीक आ रहा है, तो वहाँ पे वो ज़रूर एग्ज़िट करे, क्योंकि हम सब जो पैसे अपने इकट्ठे करते हैं किसी न किसी गोल के लिए करते हैं, किसी न किसी अपनी खर्चे के लिए कह लीजिए, या मतलब किसी नीड के लिए ही करते हैं। तो उसमें देखने वाली चीज़ सिर्फ़ यही रहती है कि क्या आपका एग्ज़िट लोड रहेगा फंड के ऊपर, क्या आपका टैक्सेशन रहेगा। तो अगर गोल नज़दीक है इन्वेस्टर का, तो टैक्सेशन भी इतना मायने नहीं करेगी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए अगर इन्वेस्टर ने पैसे को सेव किया है और वो गोल के लिए पैसे निकाल रहा है, तो टैक्स तो पे करना ही है। आज पे करें या 5 साल बाद पे करें, 10 साल बाद के पे करें। तो अगर उनका गोल है, नज़दीक आ गया है, उनको एग्ज़िट की आवश्यकता है, तो हम कैटेगरिकली उन कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये एग्ज़िट लोड है, इतना रफली टैक्स पड़ेगा आपको, आपको पैसे की नीड है, आप लीजिए। करेक्ट।
और स्विच करते टाइम किस तरीके के फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए? देखिए, स्विच करने का मैं आपको एक बता देता हूँ। अगर हमने किसी से, कोई कस्टमर कहता है कि ये फंड है, 3 महीने के लिए है, 6 महीने के लिए है, मैं इसमें रिस्क नहीं ले सकता, तो उस तरीके के फंड को हम जनरली लिक्विड या लो ड्यूरेशन फंड्स में लेते हैं। अब कस्टमर पैसे डाल के कभी कभी भूल भी जाते हैं, तो उस केस में अगर हमें लगता है कि कस्टमर को नहीं याद कि उन्होंने इस तरीके का फंड रख के छोड़ा हुआ है डेट फंड में या लिक्विड फंड में, और हमें तो पता है कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर हमने कस्टमर से डिस्कस कर लिया है कि लॉन्ग टर्म का पैसा है, तो वहाँ पे हम स्विच की आवश्यकता ज़रूर समझते हैं कि कस्टमर को हमें मूव कराना है उस डेट फंड से या लिक्विड फंड से टुवर्ड्स इक्विटी फंड्स या हाई ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स। अब इसके अलावा यूजुअली स्विच एक अच्छे डाइवर्सिफाइड फंड में ज़रूरत नहीं होती है। सेक्टोरल फंड्स में ये रिक्वायरमेंट कभी कभी आ जाती है क्योंकि वो एक बड़ी स्पेसिफिक टाइम के लिए कॉल होती है, बट इट्स वेरी वेरी वॉलेटाइल, वेदर इट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर इट इज़ डिफेंस, वेदर इट इज़ any other sectoral fund. We generally don't ask our investors to invest into these kind of sectoral funds. So if he is into a good diversified fund, there is no need to make a switch as such, provided it has a good track record. छोटी मोटी problems आती रहती हैं और one has to deal with it. और नीरज जी, कितना आसान है ये गुड डाइवर्सिफाइड फंड ढूंढना? देखिए, जो पुराने एस्टैब्लिश फंड हाउसेस हैं, करेक्ट। ऐसा नहीं कि नए फंड हाउसेस जो अभी लॉन्च हुए हैं उनकी कोई ख़राब परफॉर्मेंस है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। अब क्योंकि देखिए क्या है कि हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत अच्छी बात ये है सुमित जी, कि ये एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। यहाँ पे सारी चीज़ें रेगुलेशन के हिसाब से चलती है ना। आई एम थैंकफुल दैट वेज टू आवर रेगुलेटर हु टेक्स केयर ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट द मोस्ट। तो उस केस में अगर आप निजी तौर पे मेरा बारे में बात करें, तो मेरा बड़ा स्पेसिफिक वे ऑफ वर्किंग रहता है। जो पुराने इस्टेब्लिश फंड हाउसेस हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जिनकी इफ़ यू टॉक अबाउट डाइवर्सिफिकेशन इनटू द नंबर ऑफ सेक्टर्स कह लीजिए, वो अच्छा है, अच्छे स्टॉक्स उन्होंने रखे हुए हैं पोर्टफोलियो के अंदर, तो उस केस में मेरा थोड़ा रुझान रहता है कि मैं एक अच्छे फ़ंड को, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड को, अच्छे फ़ंड हाउस को, अच्छे फ़ंड मैनेजर को पैसा दूँ मैनेज करने के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको मैनेज कर सके और कस्टमर को अच्छा रिटर्न डिलीवर कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नीरज जी, ये बताइए कि क्या फ्रीक्वेंट फंड स्विचेस से कुछ नुकसान होता है, और कैसे एक इन्वेस्टर इमोशनल या फोमो होने से, फोमो फील करने से बचे, इस तरीके के डिसीजन लेने की, मतलब जल्दीबाजी ना करे? देखिए, ये फोमो आजकल जिन श्रोताओं को ना पता हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसका मतलब है। तो इसमें सुमित जी, बड़ा ज़रूरी है कस्टमर को अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना, और उसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारा रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि किसी पर्टिकुलर एक टाइम पे याद होगा आपको, डिफेंस सेक्टर बहुत चला था, करेक्ट। और फिर कहीं न कहीं एक टाइम पे पीएसयू सेक्टर भी बहुत चला था। उस पे खुद ही कस्टमर के कॉल आने लगते हैं, क्लाइंट्स के कॉल आने लगते हैं कि भई सेक्टोरल फंड ले लेते हैं, डिफेंस वाला ले लेते हैं, या अभी जो गोल्ड और सिल्वर की रैली चल रही है या बहुत ज़्यादा चल चुकी है, यू नेवर नो कि और कितनी सस्टेन करेगी। तो उस केस में थोड़ा इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि अगर हमने हाई पे कोई चीज़ खरीद ली और वो उस टाइम से नहीं चली, तो उस टाइम पे कस्टमर को काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो में देखने को मिल सकती है, और वो भी लंबे समय तक। तो उन चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान कस्टमर का ही होता है, क्लाइंट का ही होता है। तो उस चीज़ में हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मिस हुआ, कुछ नहीं होगा, आप इन्वेस्टेड रहिए, अपने गोल्स पे ध्यान दीजिए, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन आप क्लियर रहे कि आपने किस सोच के साथ पैसा लगाया था, किस ड्यूरेशन के साथ लगाया था। आपको, आप रहते हैं अच्छे टाइम तक इन्वेस्टेड, तो अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी आपको, जो पास्ट डेटा कहता है। मुझे यही, एक्चुअली यही मेरा आखिरी सवाल था कि कैसे एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर
एक इन्वेस्टर की हेल्प करता है उनके इमोशंस को मैनेज करने में? कैसे वो इंश्योर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक एक इन्वेस्टर कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट रहे, स्विच ना करे एक गलत टाइम पे, या फिर अगर सही टाइम है तो सही टाइम पे स्विच कर ले? इसके बारे में ही बताइए। देखिए, जैसा अभी हमने इसी चीज़ पे डिस्कशन किया कि इमोशंस पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंस में डिसिप्लिन तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स की कंटिन्यूटी बना के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइंट तो अपने काम के अंदर व्यस्त है। करेक्ट। हमारा टॉप काम ही यही है कि हम कस्टमर के पैसे को, जो भी हमारे थ्रू कस्टमर इन्वेस्ट करता है, उसको सही जगह पे लगाएं। कस्टमर को 10 काम है, एज़ इन क्लाइंट को 10 काम है, लेकिन हमारा जो मुख्यतः काम है वो यही है। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हम कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की एसआईपीज़ को रेगुलर बेसिस पे हम टॉप अप करते रहते हैं। कस्टमर ने लेट्स से कोई एक्स अमाउंट की एसआईपी शुरू करी, साल 2 साल तक वो चलती आ रही है, अब कस्टमर की इंक्रीमेंट हो गया, कस्टमर की इनकम बढ़ गई, तो उस केस में भी हम क्लाइंट से फर्दर एसआईपीज़ को एक तरीके से टॉप अप कराते हैं, ताकि कहीं न कहीं पोर्टफोलियो बिल्डअप हो। और विश्वास कीजिए सुमित जी मेरी बात का, कि मैंने ऐसे-ऐसे पोर्टफोलियोज़ भी देखे हैं जो शुरू सिर्फ़ 1-1 लाख से होते हैं, लेकिन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट गोज़ इनटू करोर्स। ओके। तो ये जर्नी बड़ी, मैं आपको सुमित जी बताऊँ, ये जर्नी वेल्थ क्रिएशन की बहुत ही बोरिंग है, और जितनी भी लाइफ़ में अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत ही बोरिंग होती हैं। ओके। तो हमें उस चीज़ से डगमगाना नहीं है, हमें सिर्फ़ माइंड क्लियर रखना है कि लॉन्ग टर्म का है, अपनी चीज़ों को इस तरीके से लेके चलेगी, चलता रहेगा अप एंड डाउन, आप उस जर्नी को कंटिन्यू रखें। क्योंकि देखिए सुमित जी, वेल्थ क्रिएशन जो है ना, इट्स 80% डिसिप्लिन एंड इट्स 20% मैथ्स। तो अगर आपने डिसिप्लिन तरीके से कंटिन्यूटी बना के रखी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, तो आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में एक अच्छा रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। Okay, Neeraj ji, with this thought, we will conclude our conversation. Thanks a lot for a lot of wonderful insights. Thanks a lot. Thank you for your time, and thank you for having me, Sumit. My pleasure. The conversation comes back to one theme: clarity before action. Neeraj Kapoor frames exits and switches around the purpose of the money, the time horizon, and benchmark context, and weighs decisions more carefully as goals come closer. He also places events like a fund manager change within the fund house process, rather than treating as an automatic trigger. When your process is clear, decisions feel more deliberate, and that helps you stay focused on what you are building towards. Do consult your financial advisor before making any investment decision. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.